हम लोग बात कर रहे थे प्रीवियस क्लास में, हमने बात की थी न्यूरॉन की। न्यूरॉन आपकी बॉडी के सबसे लंबे सेल्स हैं जिसकी लेंथ तकरीबन 90 सेंटीमीटर 1 मीटर होती है। ये ऐसे सेल्स हैं जिनका काम मैसेज को ट्रांसफर करना है, मैसेज को पहुंचाना, मैसेज को रिसीव करना होता है। आपके जिस्म के अंदर 3 टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। इधर देखें, आपकी बॉडी में 3 टाइप के न्यूरॉन्स हैं। एक होते हैं कौन से न्यूरॉन्स? एक होते हैं कौन से? मोटर न्यूरॉन्स। और तीसरे होते हैं कौन से? रिले न्यूरॉन्स। 3 टाइप के न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी, मोटर और रिले। क्या मतलब? इधर देखिए, ये आपके सेंस ऑर्गन है स्किन में। आपने कोई स्टिमुलस दिया तो यहां से जो मैसेज जा रहा है, यहां से मैसेज को ले जाने वाले, पहुंचाने वाले ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो मैसेज पहुंचाने वाले न्यूरॉन्स हैं, वो कौन से न्यूरॉन होते हैं बेटा? कौन से न्यूरॉन होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन एक ऐसा न्यूरॉन है जो मैसेज को ट्रांसफर करता है। कहां से? सेंस ऑर्गन से नर्वस सिस्टम तक, वो सेंसरी न्यूरॉन। इधर देखें, मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन्स होते हैं जो मैसेज को नर्वस सिस्टम तक लेकर आते हैं। अगर ब्रेन को आपके मैसेज भेजना है, स्किन को ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज आना है, तो मैसेज लाने वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं उनका नाम क्या है? मोटर न्यूरॉन्स। बात समझ आ रही है? सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेकर जाते हैं नर्वस सिस्टम तक सेंस ऑर्गन से, और मोटर न्यूरॉन्स का काम है मैसेज को लेकर आना। कहां पर? सेंस ऑर्गन तक। कहां से? नर्वस सिस्टम से। और एक होते हैं रिले न्यूरॉन्स। इधर देखें, एक न्यूरॉन मेरे यहां से स्टार्ट हुआ, फॉर एग्जांपल इधर देखो, एक न्यूरॉन यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे एंड हो गया, फिर दूसरा न्यूरॉन यहां तक एंड हुआ, और तीसरा न्यूरॉन ब्रेन तक। तो पहले और तीसरे न्यूरॉन के बीच में जो मैसेज पास करने का काम कर रहा है, उस न्यूरॉन का नाम को क्या कहते हैं? रिले न्यूरॉन। इस तरह से आपकी बॉडी में 3 टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। बात समझ आई? साइनेप्स क्या है बच्चों? अभी बताया था आपको साइनेप्स। दो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप होता है, जो जंक्शन होता है, उसका नाम साइनेप्स है। और एक न्यूरॉन के दूसरे न्यूरॉन पे मैसेज ट्रांसफर जो होता है वो साइनेप्स पर होता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स। उन केमिकल को क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे मैसेज पहुंचाने वाले जो केमिकल्स हैं, उन केमिकल्स का नाम न्यूरोट्रांसमीटर है। और उसमें बहुत सारे अलग अलग नाम होते हैं। एसिटाइल कोलिन होता है, डोपामाइन होता है, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड होता है, उसके अलग अलग नाम है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो फिलहाल इतना सब याद रखें कि एक न्यूरॉन है, ये आपकी बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल है जिसका काम मैसेज को पास करना है। एक न्यूरॉन देखें, एक न्यूरॉन पे मैसेज जो पास ऑन होता है वो किस फॉर्म में होता है? इलेक्ट्रिक इंपल्स की फॉर्म में होता है। जैसे वायर में करंट फ्लो होता है, लेकिन वो एंड में जाकर किस में तब्दील हो जाता है? केमिकल्स में। फिर उसके बाद केमिकल से फिर किस में? इलेक्ट्रिक में, फिर केमिकल में, फिर इलेक्ट्रिक में। इस तरह से होते होते बॉडी के हर पार्ट तक मैसेज रिसीव हो जाता है। सर, न्यूरॉन्स कितने पार्ट्स होते हैं? लाइट की स्पीड से आपकी बॉडी के अंदर, इधर देखिए, जैसे वायर के अंदर, जैसे वायर में करंट फ्लो होता है बहुत तेजी से, उसी तरह से ये सारा काम होता है। आपकी बॉडी के अंदर ये जो माइलिन शीट है, ये कंडक्शन को फर्दर तेज करती है। कुछ जानवर ऐसे होते हैं, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये माइलिन शीट नहीं होती। जो फैट की लेयर बताई थी ना, ये कुछ एनिमल के अंदर नहीं होती। जिन एनिमल के अंदर इसकी लेयर नहीं होती, उनके अंदर कंडक्शन हमारे मुकाबले में स्लो होता है। स्नेल जानते हो? स्नेल, स्नेल एक एनिमल होता है छोटा सा, मिट्टी पे कभी देखा होगा आपने। वो जो स्नेल होती है, उसके अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, उसके ऊपर ये फैट नहीं होता। कौन सा? माइलिन शीट नहीं होती, जिसकी वजह से कंडक्शन उसके अंदर बहुत धीमा होता है, स्लो होता है। तो जिन एनिमल्स के अंदर माइलिन शीट नहीं होगी, उसमें कंडक्शन स्लो होगा। हमारी बॉडी में जितने भी न्यूरॉन्स हैं, सबके ऊपर माइलिन शीट होती है, तो कंडक्शन फास्ट होता है। बात समझ आ रही है जी? आगे सुनिए। आफ्टरवर्ड्स बच्चों एक बात और, जो लोग ड्रग एडिक्ट होते हैं, जो ड्रग कंजम्पशन करते हैं, तो उनकी बॉडी में जो कंडक्शन होता है, जो नर्वस सिस्टम होता है, नम हो जाता है, और उनके अंदर कंडक्शन ठीक से नहीं हो पाता, और उसकी वजह से उनका नर्वस सिस्टम नम हो जाता है। एक चीज ये बताएं आप, कोई बच्चा बता सकता है नर्व और न्यूरॉन में क्या फर्क होता है? माहिन
नर्व और न्यूरॉन में क्या फर्क होता है जुड़ेगा? नर्व और न्यूरॉन में क्या फर्क होता है बेटा? इधर देखें, मैं बताता हूं। ये बताओ, न्यूरॉन का ये वाला कौन सा पार्ट है? एक्सन। ये दूसरा न्यूरॉन है, दूसरे न्यूरॉन का ये वाला कौन सा पार्ट है? ये तीसरा न्यूरॉन है, इसका कौन सा पार्ट है? ये चौथा न्यूरॉन है, इसका कौन सा पार्ट है? ये पांचवा न्यूरॉन है, इसका ये कौन सा पार्ट है? तो बहुत सारे न्यूरॉन का जो एक्सॉन का ये जो बंडल बन गया, इस बंडल का नाम क्या है? नर्व। पर समझ लेना बच्चों, नर्व और न्यूरॉन में क्या फर्क है? न्यूरॉन में क्या फर्क है? न्यूरॉन तो एक सेल को कहते हैं जो आपको अभी बना के दिखाया, और नर्व क्या है? उन सारे न्यूरॉन का जो एक्सॉन का बंडल बन जाए तो उस बंडल को हम नर्व कहते हैं। एक बंडल के अंदर, एक नर्व के अंदर 30 से 40 हजार, एक नर्व के अंदर 30 से 40 हजार एक्सॉन का बंडल होते हैं। एक बंच के अंदर 30 से 40 हजार एक्सॉन होते हैं, तो बनती है नर्व। इधर देखें, इधर देखें, आपकी आंखों के अंदर जब आप कुछ देखते हैं, आपका जो कुछ आपने देखा, आप उसकी इमेज आपके रेटिना पे बनती है। रेटिना, आपकी आंखों में रेटिना है, स्क्रीन जहां पे इमेज बनी, यहां से एक नर्व है आंखों से जो ब्रेन तक मैसेज लेके जाती है, उसका नाम है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व, बात समझ आई? ब्रेन यहां से आई से मैसेज ले जाने वाली कौन सी है? ऑप्टिक नर्व। ऐसे ही कान में आवाज आई, उसका मैसेज कान से ब्रेन तक पहुंचा, उसके लिए नाम है ऑडिटरी नर्व। समझ आने की बात? इधर देखो, जब आप मुस्कुराते हैं, जब आप गुस्से में होते हैं, आपका फेस एक्सप्रेशन जब चेंज होते हैं, आपके फेस की मसल्स को रेगुलेट करने वाली एक नर्व होती है फेशियल नर्व। आपके जो तासुरात चेहरे के बदलते हैं, आप गुस्से में होते हैं, कभी आपकी पेशानी पर जो बल आ जाता है, तो ये सारे जो फेस एक्सप्रेशन है किसकी वजह से? फेशियल नर्व। तो बच्चों, आपकी बॉडी में जो नर्व्स हैं, जो वो भी किस टाइप के सेल से बनी है? न्यूरॉन से बनी है। न्यूरॉन के कौन सा पार्ट है? एक्सॉन से, मिड बंडल से वो नर्व बनती है। तो न्यूरॉन क्या काम करते हैं बॉडी में? मैसेज को पहुंचाना, मैसेज को रिसीव करना, ये काम न्यूरॉन का होता है। और आपका जो नर्वस सिस्टम है इस टाइप के सेल से बना है। हालांकि न्यूरॉन्स के अलावा मैंने आपको दूसरे सेल्स का नाम भी बताया, ग्लायल सेल्स होते हैं जो आपके न्यूरॉन्स को नरिशमेंट देते हैं। उनका नंबर अगर बढ़ जाए, इट लीड्स टू ब्रेन ट्यूमर। समझ आ गई बात बच्चों? अच्छा, ये बताएं बच्चों, ये जो हमारा स्कल बोन है, इस बोन को अगर रिमूव किया जाए, क्या हमारा ब्रेन विजिबल होगा? ये जो बोन होती है हमारी स्कल बोन, इसको कहते हैं क्रेनियल बोन्स। ये हड्डियां जो हमारे ब्रेन को कवर करती हैं, ब्रेन को जो हिफाजत से रखा हुआ है, वो पार्ट है क्रेनियल बोन्स। ये क्या हमारी हड्डी हटाई जाए, ये वाली हड्डियां हटाई जाए, क्या ब्रेन विजिबल होगा? होगा या नहीं? आंसर इज नो, नहीं होगा। रीजन क्या है? आपकी बोन और आपका जो ब्रेन है, ब्रेन और बोन के बीच में कुछ लेयर्स होती हैं जिनका नाम होता है मेनिंजेस। मेनिंजेस एक प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। इसलिए अगर इस बोन को रिमूव किया जाए तो ब्रेन को, इसका बोन को हटाने के बाद हमारा ब्रेन विजिबल नहीं होगा, क्योंकि बीच में किसकी लेयर होती है? मेनिंजेस। बात समझ आई या नहीं? क्लियर है? ओके। तो मेरे बच्चों, ये तो बात हुई न्यूरॉन की। और आपकी बॉडी में ऐसी काफी सारे सेल्स होते हैं, लेकिन मेन आपको जो सिलेबस में पढ़ना है न्यूरॉन, ये डायग्राम भी एग्जाम में आ सकता है। यू मे बी आस्क्ड टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन। बात समझ आई? क्लियर है? ओके, देन रब कर दूं? रब कर दूं? सर जी। वो न्यूरॉन और नेफ्रॉन्स में क्या फर्क होता है? नेफ्रॉन तो किडनी में ब्लड को छानने वाला, जो यूरिन बनाने वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं, उनको नेफ्रॉन्स कहते हैं। नेफ्रॉन्स आपकी किडनी में होते हैं, न्यूरॉन्स आपके ब्रेन में, आपकी स्पाइनल कॉर्ड में। समझ आ गई बात? क्लियर है सब बच्चों को? कोई भी आप पेन किलर खाते हैं, कॉम्बीफ्लेम है, कोई भी आप दवा ले रहे हैं, पेन किलर का मकसद क्या होता है? क्या ऑब्जेक्टिव होता है पेन किलर का? पेन का जो पेन किलर आप खाते हैं, कॉम्बीफ्लेम है, सेरेडॉन है, वोवरॉन है, कोई भी दवा है,
पेन वाली, तो वो पेन किलर क्या करती है, आपके जो न्यूरॉन्स हैं उसके बीच में लेयर बना लेती है, जिससे क्या होगा, पेन तो हो रहा होगा लेकिन पेन आप फील नहीं करते, पेन फील करना बंद कर देते हैं, और जब तक उस दवा का सॉल्ट यहाँ रहेगा तब तक मैसेज पास नहीं होगा। लेकिन जैसे थोड़ी देर के बाद ये दवा, ये सॉल्ट जो है आपकी बॉडी से यूरिन में फिल्टर होकर निकल जाएगा, तो फिर आपको दर्द दोबारा शुरू होना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो जितनी भी पेन किलर्स होती हैं उनका मकसद है एक न्यूरॉन से मैसेज दूसरे न्यूरॉन पे मैसेज का ट्रांसफर बंद करना, रोकना। ये किसका काम होता है? पेन किलर के साइड इफेक्ट्स होते हैं। पेन किलर के साइड इफेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी पेन किलर आपकी किडनी को नुकसान पहुंचाती हैं, बहुत सारी पेन किलर आपकी लिवर को नुकसान पहुंचाती है। जैसे एक बड़ी कॉमन दवा है, सब लोग इस्तेमाल करते हैं, पैरासिटामोल। पैरासिटामोल बड़ी कॉमन दवा है जो हम पेन के लिए भी ले सकते हैं और बुखार के अंदर भी इस्तेमाल होती है, लेकिन इसका इस्तेमाल ज्यादा करने से, ज्यादा ओवरडोज होने से ये लिवर को खराब करती है, लिवर को अफेक्ट करती है, लिवर को डैमेज करती है। इसलिए आपके घर में छोटे भाई बहन हैं, बच्चे हैं, बच्चों को जब फीवर आता है तो उनको दवा देनी चाहिए, लेकिन उन बच्चों की उम्र के हिसाब से सही अमाउंट, सही डोज देना जरूरी है। अगर आपने किसी बच्चे को उसकी उम्र के से ज्यादा ओवरडोज दे दी तो उसकी वजह से उसका लिवर खराब होने के इम्कान बढ़ जाते हैं। समझ आ रही बात? किसी भी इंसान को उसकी डोज से ज्यादा नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो दवा नुकसान करेगी। समझ आ गई बात? ये नर्वस टिश्यू क्लियर है? क्लियर है बच्चों? न्यूरॉन का डायग्राम बना लेंगे। अगर पूछा जाए साइनेप्स क्या होता है बता देंगे। अगर आपसे पूछा जाए न्यूरॉन कितने टाइप के होते हैं बता देंगे। अगर आपसे पूछा जाए सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन में क्या फर्क होता है, क्लियर है? रब कर दूं? अब इसके बाद ये तो एनिमल टिश्यूज चल रहा था, अब हम आ रहे हैं किस टिश्यू की तरफ? प्लांट टिश्यू। सब ऐसे ध्यान दें प्लीज जी जी। रिले न्यूरॉन्स का काम होता है मैसेज को पास करना। जैसे आपने स्कूल में कभी देखा रिले रेस होती है, रिले रेस, एक स्टिक होता है, एक बच्चा दूसरे को पास करता है, दूसरे से उसको रिले रेस कहते हैं, पास करना है। ऐसे रिले न्यूरॉन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे मैसेज पास करने वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं, एक से लेकर दूसरे न्यूरॉन मैसेज ट्रांसफर करने वाले जो न्यूरॉन होते हैं उनको रिले न्यूरॉन्स कहा जाता है। जी कह सकते हैं इंटरन्यूरॉन्स। बात समझ आई बच्चों? देखो प्लांट टिश्यूज जो हैं, ये जो प्लांट्स में पाई जाती हैं टिश्यूज, मल्टी सेलुलर प्लांट्स के अंदर दो टाइप की टिश्यूज होती हैं। एक टिश्यू का नाम है कौन सी टिश्यू? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक ऐसी टिश्यू है जिसमें एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। जो सेल्स डिवाइड करते हैं, जो ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने वाली टिश्यू है, उसका नाम क्या है? और एक ऐसी टिश्यू जिसके अंदर सेल्स डिवाइड नहीं करते, जिसका काम ग्रोथ में नहीं है, जो एक फंक्शन स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जिम्मेदार होती है, उस टिश्यू का नाम क्या है? परमानेंट टिश्यू। तो ये वाली टिश्यू ग्रोथ के लिए होती है, ये कोई खास फंक्शन परफॉर्म करने वाली टिश्यू होती है जिसका नाम परमानेंट टिश्यू है। ये ग्रोथ करने वाली जो टिश्यू है इसको हम तीन टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होती है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या एपिकल मेरिस्टेम। उसके बाद एक होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और एक होता है लैटरल मेरिस्टेम। जो परमानेंट टिश्यू होती है, अगर उसमें एक ही जैसे सेल्स हैं तो इस टिश्यू का नाम, इस टिश्यू को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अगर एक जैसे सेल्स हैं इस टिश्यू में तो उसको बोलेंगे सिंपल, और एक से ज्यादा टाइप के सेल्स हैं तो बोलेंगे क्या? कॉम्प्लेक्स। एक से ज्यादा टाइप के सेल्स हैं तो कॉम्प्लेक्स, और एक ही जैसे सेल्स हैं तो सिंपल। ये जो सिंपल वाली जो टिश्यू है, इसके अंदर
जो टाइप्स आते हैं एक ही टाइप के सेल से, उसको इसका नाम होता है पहले पैरेन्काइमा, फिर होता है कॉलेनकाइमा, और एक और होती है स्क्लेरेनकाइमा। दोबारा सुन लीजिए, परमानेंट टिश्यू के अंदर एक जैसे सेल्स हैं सारे तो सिंपल, और अगर एक से ज्यादा टाइप के सेल्स हैं तो कॉम्प्लेक्स। सिंपल में ये तीन आते हैं, कौन कौन से? पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, और इसकी भी फर्दर कुछ मॉडिफिकेशन हो सकती हैं। एक होती है एरेनकाइमा, एक हो सकती है क्लोरेनकाइमा, ठीक है, ये इसी की मॉडिफिकेशन है। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू जिसमें एक से ज्यादा टाइप के सेल्स होते हैं उसमें दो टाइप हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, ये देखो अगर परमानेंट टिश्यू के अंदर एक से ज्यादा टाइप के सेल्स हैं तो उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू, और अगर एक जैसे सेल्स हैं तो बोलेंगे सिंपल। सिंपल टिश्यू के अंदर कौन कौन आता है? पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। इस पैरेन्काइमा की भी दो फॉर्म्स हैं, एरेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा। और कॉम्प्लेक्स के दो टाइप हैं, जाइलम और फ्लोएम। आपको मालूम होगा, सुना भी होगा, जाइलम वो टिश्यू है जिसका काम है रूट से पानी को एरियल पार्ट्स तक पहुंचाना, वो इस टिश्यू का काम है जाइलम का। और लीव्स में जो खाना बन जाता है फोटोसिंथेसिस के बाद, वो लीव से प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाना, ये काम किसका है? आप एक देखते हैं प्लांट के अंदर, आपके घर में कोई पौधा है, उस पौधे की हाइट बढ़ रही है, वो पौधा वक्त के साथ साथ बड़ा हो जाता है, साइज बढ़ जाता है, पत्तियां बढ़ जाती हैं, उसका जो तना है, उसका जो स्टेम है, उसकी जो ब्रांचेस हैं वो मोटी होने लगती हैं, वो थिक होने लगती हैं। वो किस टिश्यू की वजह से? इस टिश्यू की वजह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोथ के लिए, चाहे वो ग्रोथ कैसी भी हो, चाहे वो हाइट की ग्रोथ हो, चाहे वो उसके तने की, उसकी स्टेम की ग्रोथ हो, चाहे उसकी जड़ों की ग्रोथ हो, कोई भी ग्रोथ हो रही है प्लांट के अंदर तो इस टिश्यू की वजह से। और परमानेंट टिश्यू के अलग अलग काम हैं। परमानेंट टिश्यू का काम ट्रांसपोर्ट में भी है, परमानेंट टिश्यू का काम सपोर्ट में भी है, परमानेंट टिश्यू का काम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में भी है, परमानेंट टिश्यू का काम फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना भी है, परमानेंट टिश्यू का काम पानी के अंदर फ्लोट करना भी है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पानी पे फ्लोट करते हैं। पहली बात तो ये बताएं, जो पौधे पानी में अंदर पाए जाते हैं उनको प्लांट्स को क्या कहते हैं? जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं उनको हम बायोलॉजी में कहते हैं क्या? जो प्लांट्स पानी में पाए जाते हैं हाइड्रोफाइट। जैसा कि आप जानते हैं लोटस, जैसा कि आप जानते हैं हाइड्रेला, सिंगाड़ा जानते हो? सिंगाड़ा, लोटस आप जानते हैं, लोटस है, हाइड्रेला है, साल्विया है, वैलिसिनेरिया है, वाटर हाइसेंथ है। जो प्लांट्स पानी में पाए जाते हैं वो हाइड्रोफाइट्स होते हैं। लेकिन इन हाइड्रोफाइट्स में भी वो पौधे जो पानी के ऊपर तैरते हैं, फ्लोट करते हैं, डूबे हुए नहीं होते, ऊपर तैरते हैं, तो उनके अंदर ये वाली टिश्यू होती है। कौन सी? एरेनकाइमा। प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस करने वाली जो हरी कलर की टिश्यू होती है वो ये वाली टिश्यू होती है। कौन सी? क्लोरेनकाइमा। और आपने देखा होगा जो नारियल होता है, नारियल का जो हस्क ऑफ कोकोनट, जो ब्राउन वाला पार्ट होता है, वो किस टिश्यू का बना होता है? स्क्लेरेनकाइमा। इसके स्ट्रक्चर की बात हम करेंगे। और प्लांट के अंदर आप देखते हैं कोई प्लांट हवा चलने पर कभी इधर झुकता है, कभी इधर झुकता है, उसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, हवा से झुकता है, बेंड होता है, लेकिन वो टूटता नहीं है। किस टिश्यू की वजह से? और जाइलम का काम रूट से पानी को एरियल पार्ट्स तक पहुंचाना। फ्लोएम का काम क्या है? लीव्स में खाना जो बनेगा उसको लीव से प्लांट के दूसरे पार्ट तक पहुंचाना। दुनिया के सबसे लंबे ट्री का नाम बताइए। रेडवुड ट्री जिम्नोस्पर्म में है। पूरी दुनिया का सबसे लंबा ट्री है, उसका नाम है यूकलिप्टस रिग्रेंस, जिसकी हाइट 114 मीटर होती है। 114 मीटर का ये ट्री है। जो रूट्स, कुतुब मीनार की हाइट 72 मीटर, ये है 114 मीटर की हाइट का ट्री है, पेड़ है। तो इसमें जड़ों से लेकर इतनी हाइट तक पानी पहुंचाने का काम इस टिश्यू का है, जिसका नाम जाइलम है। समझ आ रही है बात? तो बच्चों आज बस इतना।